नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश दलीय व्यवस्था। ब्रिटेन के राजनीतिक दल अपन पढ़ेंगे और राजनीतिक दलों के अंतर्गत अपन दो तीन टॉपिक अपने हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है अपना विकास, अर्थात ब्रिटिश राजनीतिक दलों का विकास किस तरह से होता है। देखिए, ब्रिटेन का संविधान विकासमय संविधान है और ब्रिटेन में हर चीज़ का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। तो राजनीतिक दलों का भी वहाँ विकास हुआ है और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है और शुरू से ही वहाँ पर दो ही दल बने। तो देखते हैं किस तरह से उनका विकास हुआ। सबसे पहले एक समय था स्टुअर्ट राजा का काल जो था। स्टुअर्ट काल में राजा और संसद के बीच में जब संघर्ष पैदा हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, संघर्ष हुआ, तो उस समय ही ब्रिटेन में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बना कैवलियर्स और दूसरा ग्रुप बना राउंड हेड्स। कैवलियर्स जो थे वो राजा का समर्थन करने वाले थे और राउंड हेड्स जो थे वो संसद का समर्थन करने वाले थे। अर्थात राजा और संघर्ष की लड़ाई में ही दो ग्रुप बनकर आ गए। वही ग्रुप आगे तक राजनीतिक दलों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो राजा का समर्थन कर रहे थे वो कैवलियर्स थे और जो संसद का समर्थन कर रहे थे वो राउंड हेड्स थे। आगे जाके जो कैवलियर्स थे उन्हें टोरी कहा जाने लग गया और बाद में वही पार्टी अनुधार पार्टी के रूप में या अनुधार दल के रूप में वहाँ पर चल रही है और आज भी वहाँ ये पार्टी चल रही है। दूसरे जो राउंड हेड्स थे वो आगे जाके हिक्स कहलाने लगे और फिर ये उधार पार्टी के रूप में बन गए। ये पार्टी भी चली वहाँ पर। इसके पश्चात इस उधार पार्टी में से ही एक नई पार्टी और निकल कर आ गई। इसने अपना चेंज कर लिया श्रमिक पार्टी। श्रमिक पार्टी बनने के पश्चात या मजदूर दल बनने के पश्चात उधार दल का प्रभाव कम हो गया है। ये एक तरह से लुप्त प्राय से होती जा रही है। तो ब्रिटेन में ये दो दल चल रहे हैं, अनुधार दल और उधार था। उधार का नाम आजकल अब श्रमिक पार्टी बन गई। तो द्विदलीय व्यवस्था है और इस द्विदलीय व्यवस्था का विकास शुरू से हुआ और आज तक भी चली आ रही है। हालांकि अब छोटे छोटे बहुत सारे राजनीतिक दल वहाँ पे बनने लग गए, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है कि वो सत्ता प्राप्त कर सके। तो शुरू से ही द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था, ये दो दल हैं वो इस तरह से कैवलियर्स बने, कैवलियर से टोरी, टोरी से अनुधार पार्टी बनी, राउंड हेड से हिक्स, हिक्स से उधार और श्रमिक पार्टी में बदल गए। तो इस तरह इन दलों का विकास हुआ है। दूसरा अपना टॉपिक देखते हैं कि इस दलीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक पार्टी है, जो दलीय व्यवस्था, उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है द्विदलीय प्रणाली। जैसा कि अभी अपन ने देखा, ब्रिटेन में दो ही दल पाए जाते हैं। शुरू से लेकर आज तक ये व्यवस्था चली आ रही है। छोटे छोटे दल जैसे मैंने कहा है, लेकिन अभी सत्ता प्राप्त करने के स्तर पर वो नहीं है। नंबर दूसरी विशेषता है कि अत्यधिक सदस्य संख्या, अर्थात दलों की जो सदस्य संख्या है बहुत ज़्यादा है। अनुधार पार्टी की अगर अपन सदस्य संख्या देखते हैं तो लगभग 15 से 20 लाख तक उसकी सदस्यता होती है। तो सबसे बड़े दल के रूप में होते हैं, बहुत ज़्यादा सदस्य संख्या होती है। तीसरी जो है सामाजिक रचना में विभिन्नता या भिन्नता। जो पार्टियां हैं वो सामाजिक रचना में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे अनुधार जो दल है वो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और जो श्रमिक पार्टी है वो श्रमिक या मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सामाजिक रचना या समाज में भी के जो सदस्यता वो इस तरह से बटी हुई है इन दलों के अंतर्गत। नेक्स्ट है केंद्रीकृत, अत्यधिक केंद्रीकृत, अर्थात जो दल है वो सत्ता केंद्रित है एक जगह से। सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। दल के सभी स्तरों पर जो दल के केंद्रीय संगठन है उसका नियंत्रण होता है और स्थानीय संस्थाओं या स्थानीय इकाइयों के पास कोई सत्ता, कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। तो अत्यधिक केंद्रीकृत है, केंद्रीय संगठन का संपूर्ण नियंत्रण होता है। इसी तरह है कि कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटेन के दलों में कठोर अनुशासन है, अनुशासन सख्त है। कौन सदस्य कितना बोलेगा ये सब दल का सचेतक तय करता है। कोई भी सदस्य दल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए वहाँ आसानी से दल बदल भी नहीं होते हैं और संसद सदस्य दल की आज्ञा का पालन करते हैं। तो अनुशासन बहुत सख्त है। दल के विरुद्ध कार्य करने पर कठोर सजा का प्रावधान वहाँ पर किया गया है। फिर आता है नेतृत्व का महत्व, अर्थात नेता को वहाँ महत्व दिया जाता है। चुनाव जो है नेता के नाम से लड़े जाते हैं। प्रत्येक पार्टी अपना नेता तय कर देती है चुनाव में कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा और उसके नाम से चुनाव लड़े जाएंगे। तो नेतृत्व को महत्व दिया जाता है। चुनाव नेता के आधार पर लड़े जाते हैं और नेता को देकर ही वोट दिए जाते हैं। वहाँ तो नेतृत्व का महत्व है। सैद्धांतिक मतभेद,
अर्थात ये भी कहा जाता है कि सिद्धांतों के आधार पर वहाँ पर मतभेद है दोनों पार्टियों में, या विचारधारा या नीतियों के आधार पर मतभेद पाया जाता है। जैसे बात करते हैं अनुदार पार्टी की। अनुदार पार्टी या कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसको दक्षिणी पंथी या रूढ़िवादी कहा जाता है। अर्थात ये परिवर्तन के समर्थक नहीं होती है, आसानी से अपनी परंपराओं, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ती है। तो दूसरी तरफ जो श्रमिक दल है उसे वामपंथी और परिवर्तन में विश्वास करने वाली पार्टी कहा जाता है। अर्थात वो परिवर्तन चाहता है, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना चाहता है, इसलिए इसको परिवर्तनवादी पार्टी कहा जाता है। हालांकि अगर वास्तव में देखें तो इन दोनों के बीच में वर्तमान में सैद्धांतिक मतभेद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और नीतियों के बारे में दोनों के मध्य ही कोई मतभेद नहीं पाया जाता है। तो सैद्धांतिक मतभेद है, लेकिन व्यवहार में धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। फिर आता है सतत क्रियाशीलता, अर्थात जो दल हैं वो हमेशा क्रियाशील रहते हैं। हमारे यहाँ तो ये होती है कि जब वोट आते हैं या चुनाव आते हैं तो दल सक्रिय होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पूरे टाइम दल सक्रिय रहते हैं, प्रचार प्रसार का काम करते हैं, नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने पक्ष में जनमत जागृत करने का कार्य करते रहते हैं। इसी तरह है कि उच्च उद्देश्यों से प्रेरित या उच्च आदर्शों से प्रेरित एक और आदर्श वहाँ पर पाया जाता है कि जो व्यक्ति राजनीति में भाग लेते हैं वो स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं लेते हैं, उच्च आदर्श से, सेवा कार्य या उच्च उद्देश्यों से प्रेरित होकर लेते हैं। राजनीति को व्यवसाय या पेशा नहीं माना जाता है, सेवा कार्य वहाँ पर मानकर इस उद्देश्य के रूप में वो राजनीति में भाग लेते हैं। इसके अलावा आता है राजनीतिक दल के दो रूप होते हैं, एक होता है संसदीय दल और एक होता है संसदीय के बाहर का दल। संसदीय दल में जो सदस्य होते हैं, जो नेता होते हैं, वो सचेतक होते हैं, जो सरकार की नीतियां बनाना या सरकार से संबंधित कार्य करते हैं या शासन से संबंधित कार्य करते हैं। और संसद के बाहर की जो रूप है उसमें जो सदस्य होते हैं वो दल के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। दल की मीटिंग आयोजित करना, उसका प्रचार प्रसार करना, जनता तक उसकी बात रखना, ये कार्य दल के बाहर के सदस्य करते हैं। तो दल अपने आप को दो रूपों में कन्वर्ट करके रखता है, अंदर और बाहर। अंदर शासन कार्य का करते हैं और बाहर वाले दल के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। और एक और है विपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान। ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी का महत्वपूर्ण स्थान है, विपक्ष को पर्याप्त महत्व दिया जाता है, विपक्ष को भी सत्ता पक्ष की तरह सुना जाता है, उन्हें भी ये सुविधाएं दी जाती है। इस टॉपिक को अपन एक अलग से भी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ अपन इतना ही लेंगे। इस तरह ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी का भी पर्याप्त महत्व होता है। अब हम विपक्ष को एक पॉइंट से अलग से देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है विपक्ष के ऊपर टिप्पणी करना या ब्रिटेन में विपक्ष की भूमिका, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है यहाँ पर। अगर हम ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी को देखते हैं या विरोधी दल को देखते हैं तो उसकी सबसे पहली बात आती है कि वो संगठित होता है। जिस तरह से सत्ता पक्ष संगठित होता है उसी प्रकार विपक्ष भी जो है वो संगठित होता है। उसका भी अपना ऑफिस है, उसके भी अपने कर्मचारी है। सत्ता पक्ष की जैसे ही वो अपने आप को संगठित करके रखता है कि मेरा ये प्रधानमंत्री, मेरा ये मंत्री, इस तरह से तो संगठित होता है विपक्ष। दूसरा उसका ये होता है कि इस विपक्ष को सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष के नेता को भी वेतन दिया जाता है, उसे भी सुविधाएं दी जाती है और उसे मान्यता प्रदान की गई है। तीसरा जो होता है कि वहाँ छाया प्रधानमंत्री की स्थिति होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ में विपक्ष का नेता भी खड़ा होता है, अर्थात छाया प्रधानमंत्री होता है। सम्राट द्वारा जब संसद का उद्घाटन किया जाता है तो विपक्ष का नेता भी प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा होता है। प्रधानमंत्री को जब बोलने का मौका दिया जाता है तो उसके पश्चात विपक्ष के नेता का भी भाषण होता है, तो वहाँ छाया प्रधानमंत्री की स्थिति होती है विपक्ष के नेता की। इसी तरह छाया मंत्रिमंडल होता है, अर्थात विपक्ष अपना शैडो मंत्रिमंडल या छाया मंत्रिमंडल भी बनाकर रखता है। जिस तरह सत्ता पक्ष का मंत्रिमंडल होता है कि ये गृह मंत्री है, ये केंद्रीय राज्य मंत्री है, या ये रक्षा मंत्री है, ये वित्त मंत्री, वैसे ही विपक्ष भी अपना एक राज्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस तरह से बना के रखता है। और वो प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग को वॉच करता रहता है और उस विभाग की कमियां आलोचना करना उसका कार्य होता है। और मान लीजिए अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो फटाफट सरकार बनाने की स्थिति में विपक्ष रहता है, तो छाया मंत्रिमंडल की स्थिति भी होती है। इसी तरह विपक्ष की समितियों में भी सदस्यता होती है। जो भी समितियां ब्रिटेन में बनाई जाती है उसमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो सत्ता पक्ष ही होता है लगभग, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। उनको भी उसकी सत्ता के अनुपात में विपक्ष के सदस्यों को समितियों में स्थान दिया जाता है, तो ये भी उनका होता है।
इसी तरह सदन का कार्यक्रम निर्धारण करने में भी विपक्ष की सहमति ली जाती है। अर्थात संसद का अधिवेशन बुलाना है, स्थगित करना है या कोई बैठक करना है, तो जब सत्ता पक्ष तय करता है तो विपक्ष के नेता से भी परामर्श करता है, उसकी भी राय ली जाती है और उसकी सहमति से ये कार्यक्रम निर्धारण किया जाता है। इसी तरह आता है कि रचनात्मक आलोचना। दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं, न केवल सरकारी प्रावधान है बल्कि विपक्ष जो है उसकी भूमिका भी रचनात्मक आलोचना की होती है। देखिए, विपक्ष का जो दल है वो उसकी स्थिति वैकल्पिक सरकार की होती है। बहुमत दल द्वारा जनता का विश्वास खो देने पर विपक्ष को शासन संभालना होता है, इसलिए विपक्ष सरकार की ऐसी कोई आलोचना नहीं करता या ऐसी कोई बात नहीं कहता जो वो स्वयं सरकार बनाने के समय करने में असमर्थ हो। अर्थात वो रचनात्मक आलोचना करता है, उत्तरदायी भूमिका निभाता है और इसीलिए उसका महत्व बना हुआ भी है। अर्थात न केवल सरकारी प्रावधान के अंतर्गत विपक्ष को महत्व दिया गया है बल्कि विपक्ष का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है वो भी रचनात्मक होती है, उत्तरदायी होती है और अनावश्यक आलोचना वो नहीं करता है। और लास्ट और है कि विपक्ष की वजह से सरकार जो है वो उत्तरदायी रहती है, अर्थात वो सरकार पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है। इस विपक्ष की वजह से सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, सरकार को निरंकुश नहीं होने देता है। सरकार ने जैसे ही कोई गलत काम किया या कुछ ऊपर नीचे होता है तो विपक्ष पार्टी उसको फटाफट बुला लेती है और उसके आलोचना करने लग जाती है, जनता तक वो बात पहुंच जाती है। तो विपक्ष अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, विपक्ष उसको नियंत्रण में रखता है। तो एक क्वेश्चन छोटा इसके बारे में आता है, जब ये विपक्ष की भूमिका या विपक्ष के बारे में जब आया तो अपन को ये टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने हैं, वहाँ पर लिखना है। तीसरा जो क्वेश्चन संभावना रहती है हमेशा राजनीतिक पार्टियों की, वो ये आता है कि ब्रिटेन में दो ही दल क्यों चले आ रहे हैं, ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति क्यों चली आ रही है। वहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे भी संसदात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो बहुदलीय व्यवस्था है और वहाँ द्विदलीय व्यवस्था ही क्यों प्रारंभ से लेकर आज तक चली आ रही है। तो इसके लिए भी बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, इन कारणों को अपन अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला कारण है कि मानव स्वभाव के अनुकूल है। द्विदलीय व्यवस्था मानव स्वभाव के अनुकूल है। देखिए कैसे है, मनुष्य या तो परिवर्तन चाहता है या यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, और ब्रिटेन के दोनों ही दल ये हैं, अनुदार पार्टी यथास्थिति बनाए रखने चाहती है और श्रमिक पार्टी परिवर्तन करना चाहती है। तो मानव स्वभाव के अनुकूल है, इसलिए चले आ रहे हैं। दूसरी बात है, विभेद पैदा करने वाले तत्वों का यहाँ अभाव है, अर्थात ब्रिटेन में जाति, धर्म, भाषा की विभिन्नता नहीं है, उग्र विभिन्नताएं नहीं है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति या अन्य धर्म वगैरह की, तो जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी उतने ही ज़्यादा ग्रुप बनेंगे या उतनी ही राजनीतिक पार्टियां पैदा होंगी। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, एक बहुतायत, एक ही क्रिश्चियन या ईसाई समाज वहाँ पर है, इसलिए विभिन्नताएं नहीं है, इसलिए भी विभिन्न पार्टियां नहीं पनप पाती। दूसरे इसी कारण में विभेदकारी तत्वों में अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन का आकार भी बहुत छोटा है। आकार जितना बड़ा होगा उतना ही ग्रुपिज्म होगा या राजनीतिक पार्टियां बनेंगी क्षेत्रीयता के आधार पर, लेकिन ऐसा भी वहाँ पर नहीं है, इसलिए भी वहाँ बहुत सारी पार्टियां नहीं बन पाई और दो ही दल वहाँ पर चले आ रहे हैं। तीसरा कारण कि स्थिर और सुदृढ़ नेतृत्व या सरकार बन जाती है। दो ही दल होने से एक पक्ष को बहुमत मिल जाता है और एक विपक्ष में बैठ जाता है, तो उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता है और जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा उसकी सरकार अच्छी होगी, उसका नेतृत्व अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, स्थिर होगा और सरकार बहुत अच्छी तरह से चलेगी। तो इससे सुदृढ़ और स्थिर नेतृत्व या सरकार की स्थापना भी हो जाती है, इसलिए भी वो चली आ रही है। इसी का दूसरा है कि रचनात्मक और संगठित विरोधी दल भी बन जाता है, अर्थात दूसरी जो पार्टी होगी वो विरोधी पक्ष में बैठेगी तो विपक्ष भी यहाँ मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, और जितना अधिक विपक्ष मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, सत्ता पक्ष उतना ही नियंत्रण में रहता है, मनमानी नहीं कर सकता, निरंकुश नहीं बन सकता। तो ये भी फायदा होता है, इसलिए वो दो ही दल चले आ रहे हैं। इसी तरह यूके या ब्रिटिश संविधान का जो बनावट है वो भी द्विदलीय व्यवस्था को प्रोत्साहन करती है। जैसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो एक व्यक्ति जीता हुआ माना जाता है। इसी तरह साधारण बहुमत प्रणाली, तो ये ऐसे कुछ तत्व हैं जो बहुदलीय व्यवस्था की बजाय द्विदलीय व्यवस्था को प्रोत्साहन देते हैं और इसलिए वहाँ द्विदलीय व्यवस्था चली आ रही है। इसी तरह अपन कहें कि सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारवादी, अर्थात ब्रिटेन के जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, व्यवहारिक ज़्यादा है सिद्धांतों की बजाय। तो व्यवहारिकता है कि द्विदलीय व्यवस्था को सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है और ब्रिटेन में ये व्यवस्था शुरू से बहुत अच्छी तरह से चल रही है, इसलिए वो इसको परिवर्तन करना भी नहीं चाहते हैं। तो व्यवहारिक हैं, व्यवहारिकता पर जोर देते हैं सिद्धांतों की बजाय, इसलिए वो चली आ रही है।
दूसरी बात हम ये करें कि ब्रिटेन के लोग अपनी परंपराओं को, अपनी परिपाटियों को आसानी से नहीं बदलते हैं। जैसे ही उसमें कोई कमी आती है उस कमी को सुधार लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का माहौल है, वहाँ की संस्कृति ऐसी है, इसलिए भी ये चली आ रही है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अंतिम की कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तीसरे दलों के पास न तो इतने वित्तीय साधन होते हैं, न ही उनके पास कोई इन दो दलों के अलावा कोई नीति या कोई कार्यक्रम होता है, और न ही मतदाता इन्हें पसंद करते हैं। मतदाताओं का विश्वास भी पुराने दलों के प्रति ही होता है, इसलिए ये चले आ रहे हैं द्विदलीय व्यवस्था। मैं बार बार कह रही हूँ, हालांकि कुछ छोटे छोटे दल और पनप रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अभी सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। इस तरह ब्रिटेन में 2 ही दल चले आ रहे हैं। तो ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में 3 क्वेश्चन जो पर्टिकुलर आते हैं वो ये आते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों का विकास बताइए, या ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। दूसरा जो छोटा क्वेश्चन आता है विपक्ष की पर टिप्पणी या उसकी भूमिका के बारे में आता है। और तीसरा जो आता है दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति ही वहाँ पर क्यों चली आ रही है। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन आते हैं कि 2 दलों के नाम बताइए या दलों का संगठन बताइए। जैसे मैंने कहा कि अनुदार पार्टी पुरानी पार्टी है, उच्च वर्ग से संबंधित है, और वो परंपरावादी है, रूढ़िवादी है, और अपनी परंपराओं को आसानी से परिवर्तन करने वाली नहीं होती है। श्रमिक पार्टी है, वो समाजवादी है, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना चाहती है और परिवर्तन चाहती है। हालांकि ये मेन अंतर यही है, बाकी दोनों की नीति संबंधी अंतर में कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद।